बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 10 हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस AI जनरेटेड इमेज इलस्ट्रेट ग्लोबल वार्मिंग काज्ड बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। बुक में आपको ये एक पिक्चर दी गई है, AI जनरेटेड इमेज है जो कि हमें ये बता रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग काज्ड बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग होती है एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि आपके जो आबो हवा है, जो आपका अर्थ के इर्द गिर्द का एरिया है, वो उनका क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, मौसम कैसे चेंज होता है। इट शोज हाउ राइजिंग टेम्परेचर्स ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट लेड टू मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस हीट वेव्स एंड हरिकेन्स। के ये डायग्राम हमें क्या शो करती है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो टेम्परेचर राइज कर जाता है, उसकी वजह से जो तूफान है वो ज़्यादा तेज़ होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और जो हीट वेव्स होती हैं उनकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हीट भी काफ़ी ज़्यादा फील होती है। ये इस इमेज के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दी गई है। अब इसके बाद क्या कहा गया है, तो अब ये कहा गया है कि जो कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और ये जो ऊपर डिस्क्रिप्शन दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है, इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डू इंक्रीज्ड टेम्परेचर्स लेड टू मोर फ्रीक्वेंट हीट वेव्स इन सिटीज। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो डायग्राम और वो डिस्क्रिप्शन पेपर में शायद ना दी गई हो, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। हाँ, ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये आपको दे सकते हैं और इसका आंसर आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ डू इंक्रीज टेम्परेचर्स लेड टू मोर फ्रीक्वेंट हीट वेव्स इन सिटीज। जो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है उसकी वजह से हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा कैसे हो सकती है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हीट वेव फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर जाती है। इसकी वजह क्या है, पहली वजह है इसकी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हमने क्या कहा था, ग्लोबल वार्मिंग ये है कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए। अब जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से एक्सट्रीम हीट इवेंट्स क्रिएट होंगे। जैसे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इसका मतलब ये है कि गर्मी ज्यादा हो जाएगी। तो ये किस वजह से होगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। दूसरा, जो इंक्रीज टेम्परेचर है उसका इफेक्ट क्या होता है, अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट। कंक्रीट अब्सॉर्ब हीट। जो कंक्रीट है, कंक्रीट से हम घर बनाते हैं, रोड बनी होती है, ये क्या करती है, ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करती है। और इसी तरह अगर दरख्त कम होंगे तो उनकी वजह से कूलिंग भी कम होगी। जो दरख्त हैं, अगर जहां पे दरख्त लगे होते हैं वहां पे ठंडक ज्यादा होती है, तो अगर दरख्त कम होंगे और कंक्रीट हीट ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेगी तो डेफिनेटली टेम्परेचर ज्यादा होगा अर्थ का, तो हीट वेव्स जो होंगी वो भी ज्यादा होंगी। तीसरा, फीडबैक लूप्स। हीट ड्राइज सॉइल्स एंड इंक्रीज एनर्जी यूज, फर्दर रेजिंग टेम्परेचर्स। हीट क्या करती है, सॉइल को ड्राई कर देती है, खुश्क कर देती है जमीन को। जाहिर सी बात है, हीट ज्यादा होगी तो दो काम होंगे, इवेपोरेशन और वेपोरेशन। दोनों प्रोसेसेस से हीट जो है वो इमिट होगी। जो हीट ज्यादा होगी तो जहां जहां पे पानी होगा वो इवेपोरेट होके उड़ जाएगा, तो इसकी वजह से भी टेम्परेचर हाई हो जाएगा। अब इन सारी डिस्कशन का रिजल्ट क्या है, सिटीज एक्सपीरियंस मोर इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स देन रूरल एरियाज। यानी कि गांव के जो एरिया है वहां पे रोड पक्के नहीं होते, इतने गलियां इतनी पक्की नहीं होती, घर जो होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं, तो इसलिए वहां पे गर्मी ज्यादा होती है। लेकिन शहरों के अंदर रोड कंक्रीट की होती है, घर कंक्रीट के बनाए गए होते हैं, तो वहां पे गर्मी ज्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ माइट द इंटेंसिटी ऑफ फ्यूचर हरिकेन्स चेंज इफ ग्लोबल टेम्परेचर्स कंटिन्यू टू राइज। कि अगर अर्थ का टेम्परेचर इसी तरह राइज करता रहता है तो फ्यूचर में जो तूफान आने हैं उनकी इंटेंसिटी कैसे हाई हो सकती है। तो अगर ग्लोबल टेम्परेचर राइज होता रहता है तो मुस्तकबिल में जो तूफान आना है उनको हम कैसे कर सकते हैं। पहला पॉइंट है इंक्रीज इन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। वार्मर ओशंस फ्यूल स्ट्रॉन्गर विंड्स। वार्मर, जब ओशंस वार्म हो जाएंगे तो उसकी वजह से
तेज हवाएं चलती हैं। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जहां पे भी एयर हीट अप हो जाएगी, जैसे ओशन हीट अप हुआ, ओशन के ऊपर वाली एयर हीट अप होगी, वो एयर ऊपर जाएगी तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरी जगह से ठंडी एयर आएगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है। और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ओशन का, उतनी ज्यादा तेजी से एयर हीट अप होकर ऊपर की तरफ जाएगी और उतनी तेजी से एयर हीट अप होकर ऊपर की तरफ जाएगी। और इसके साथ साथ क्या होगा कि जो ठंडी हवाएं हैं उस स्पेस को फिल करने के लिए ज्यादा तेजी से आएंगी, तो इस तरीके से जो तूफान है वो ज्यादा इंटेंस होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रोड्यूस मोर रेनफॉल। वार्म एयर होल्ड्स मोर मॉइस्चर लीडिंग द एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन एंड फ्लडिंग। जब हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ जाएगी, उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा आएगी, वो ऊपर जो जब हीट ज्यादा हो जाएगी उसकी वजह से वाटर जो है वो वेपर्स बन के ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो ये साइक्लिंग का प्रोसेस आपने 6-7 की साइंस में भी पढ़ा हुआ है, तो बारिश होती है जब बुखारात बन के वेपर्स बन के पानी ऊपर चला जाता है, तो वो बारिशें अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो उसकी वजह से तूफान ज्यादा चलेंगे। तूफान ज्यादा चलने से जो बारिश है, जब वाटर वेपर्स बन के ऊपर जाएंगे, बादल बनेंगे, तो बारिश के इम्कानात भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इंटेंसिफाई फास्टर। रैपिड वार्मिंग अनेबल्स क्विकर स्टॉर्म डेवलपमेंट। जो रैपिडली वार्म हो जाते हैं ऑब्जेक्ट, वो क्या करेगा? स्टॉर्म डेवलप करेगा, यानी कि तूफान आना शुरू हो जाता है ज्यादा तेजी से। एक्सपैंड रीच हायर लैटिट्यूड्स में एक्सपीरियंस मोर हरिकेन्स एज ट्रॉपिकल जोन्स वाइडन। जो हायर एल्टीट्यूड्स हैं, हायर एल्टीट्यूड से वहां जो सतह समंदर से ऊपर की जगह हैं, में एक्सपीरियंस मोर हरिकेन्स, वहां पे ज्यादा तूफान आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन व्हाट द ग्लास रूफ ऑफ ए ग्रीन हाउस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर हैव इन कॉमन इन टर्म्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। क्या एक्सप्लेन करना है कि जो ग्लास रूफ होता है ग्रीन हाउस का और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में हैव इन कॉमन इन टर्म्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। दोनों इन कॉमन है हीट एंड टेम्परेचर के टर्म्स में। उसको हम डिटेल से देखते हैं कि ये क्या है। ग्लास रूफ है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, या कार्बन डाइऑक्साइड है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ये दोनों क्या काम करते हैं? हीट को ट्रैप कर देते हैं। सनलाइट से आने वाली रेज जो हैं उनमें शॉर्ट वेव की रेडिएशंस भी होती हैं और लॉन्ग वेव की रेडिएशंस भी होती हैं। तो जो ग्रीन हाउस है या CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ये दोनों हीट को ट्रैप कर लेते हैं by allowing sunlight to pass through but blocking outgoing infrared radiation। यानी कि शॉर्ट वेव की रेडिएशन को पास होने देती हैं, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशंस को, लॉन्ग वेव की इंफ्रारेड रेडिएशंस को आउटगो नहीं करती, बाहर नहीं निकलने देती, जिसकी वजह से इफेक्ट वार्म हो जाता है। यानी कि जितनी हीट एंटर हुई थी सूरज की मदद से, वो सारी बाहर नहीं निकली, कुछ अंदर, कुछ हीट का हिस्सा अंदर रह गया और कुछ बाहर रिफ्लेक्ट होकर चला गया। तो हिस्सा अंदर रहने से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। दिस क्रिएट्स अ वार्मिंग इफेक्ट। ये वार्मिंग इफेक्ट क्रिएट करता है कैसे? पहला हमारे पास पॉइंट है ग्रीन हाउस ग्लास। लेट्स सनलाइट इज इन बट प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम एस्केपिंग राइजिंग इनडोर टेम्परेचर्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि सनलाइट जो है वो उसको एंटर होने देता है, लेकिन प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम एस्केपिंग, हीट को एस्केप नहीं करने देता, जिसकी वजह से क्या होगा? राइजिंग इनडोर टेम्परेचर राइज कर जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक अ प्लैनेटरी ग्लास रूफ, absorbing and re-emitting heat, increasing global temperatures, the greenhouse effect। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, वो बिल्कुल प्लैनेटरी ग्लास रूफ के तौर पे एक्ट करती है। ठीक है, ग्लास रूफ यानी कि गिलास का छत बना होना। तो अब यूं समझ लें, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बिल्कुल ऐसे ही मौजूद होती है जैसे कि गिलास का एक छत बना हुआ हो। अब वो क्या करेगी? एब्जॉर्ब भी करेगी और री इमिट भी करेगी हीट को,
जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम भी देते हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस गिलास देखा है या कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में देखी है, दोनों क्या हैं, कॉमन हैं इन टर्म्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। तो रिजल्ट हमें क्या निकाला, बोथ सिस्टम्स रिटेन हीट लीडिंग टू हायर टेम्परेचर्स, यानी कि दोनों सिस्टम्स में, चाहे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर है, दोनों क्या करते हैं, हीट रिटेन करते हैं, जिसकी वजह से हायर टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास, दिस टेबल शोज द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर एंड 10 ग्राम ऑफ आयरन आफ्टर बीइंग डायरेक्ट सनलाइट फॉर अप टू 60 मिनट्स। कि ये हमें टेबल क्या शो कर रहा है, टेम्परेचर किसका, 10 ग्राम ऑफ वाटर का, ये पहली रो में आपको नजर आ रहा है, दूसरी रो में नजर आ रहा है, ये टाइम लिखा हुआ है पहली रो में, मिनट्स में 0, 15, 30, 45, 60। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ वाटर 10 ग्राम वाटर है उसका टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, और 10 ग्राम जो है आयरन है उसका टेम्परेचर दिया गया है। तो create line graphs of temperature on the y-axis and time on x-axis for both water and iron on a graph sheet. Be sure to label the substances. सिंपल ये कहा गया है कि ये जो टेबल दिया गया है इसके मुताबिक आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। पहले टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड टाइम का और फिर टेम्परेचर ऑफ आयरन एंड टाइम का। तो ये हमारे पास ग्राफ है जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है, जैसा कि हमें कहा गया था। अब इसके बाद हमने क्या किया कि ये 0, 15, 30, 45 एंड 60 कर दिया, और ये बेसिकली स्केलिंग की है, 0 से 60 तक ये किया। हर 2 ब्लॉक्स को हमने 50 का नाम दे दिया है, यानी कि एक ब्लॉक कितना होगा 7.5 का, 1 कंप्लीट बॉक्स, एक बॉक्स, 2 बॉक्स 15, 4 बॉक्स 30, 6 बॉक्स 45 एंड 8 बॉक्स 60। इसी तरह वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने टेम्परेचर लेना था, तो टेम्परेचर ये मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 30 है, तो 25 से हर 1 बिग बॉक्स को हम 1 का कंसिडर कर लेंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो उसके बाद इनको क्या किया, पॉइंट्स हमने लगाने थे, 0 एंड 25 है तो ये लग गया। उसके बाद 15 एंड 16.2 है, 15 वाली लाइन ये ऊपर गई और ये 26.2 ये आ गया। इसके बाद 30 एंड 27.5 है, 30 ये पॉइंट है यहां से, और 27.5 ये डॉट लगा दिया। 45 एंड 28.8 ये 45 और ये 28.8 वाली लाइन पे लगा दिया, और 30, 60 है, ये 60 आ गया और ये 30 है, तो यहाँ पे डॉट लगाया और इन डॉट्स को एक लाइन की मदद से ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया टाइम और टेम्परेचर ऑफ वाटर के दरमियान। तो ये कौन सा है, वाटर के लिए टेम्परेचर है। इसके बाद हमने क्या बनाना है, दूसरा, जिसमें टेम्परेचर ऑफ आयरन है। तो ये ग्राफ लिया, इसमें 0, 15, 30, 45, 60 एज इट इज रहे, और ये 25 से 65 तक है। तो हम क्या करेंगे, 1 बिग बॉक्स को 10 का डिफरेंस दे देंगे, 25 टू 35, 35 टू 45, 45 टू 55 एंड 65। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कितने ब्लॉक्स को कितने का मार्जिन देना है, तो बेसिकली आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को देखना होता है, ठीक है, और उनको इन बॉक्स के मुताबिक अरेंज करना होता है कि इस ग्राफ पेपर के ऊपर दिए गए बॉक्सेस में ये वैल्यूज पूरी आ जाए। तो ये 0 से 25 है, उसके बाद हमारे पास ये 0, 25, 15, 35 है, तो ये 15 से 35 लगाया। इसी तरह 30, 45 है, और 45, 55 है, इसके बाद 60, 80, 65 है। तो इन डॉट्स को आपस में मिलाया तो ये इसका ग्राफ बन गया। ये किसके लिए है, आयरन के लिए। वाटर और आयरन के लिए हमने ग्राफ शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दिस टेबल शोज द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर बीइंग डायरेक्ट सनलाइट। अब ये ग्राफ दिया गया है, बी पार्ट क्या कहा गया है, बेस्ड ऑन द डाटा एंड द टेबल विच हीट्स अप क्विकली वाटर और मेटल। कौन ज्यादा क्विकली हीट अप होगा, वाटर या मेटल। अब टेबल में टेम्परेचर जो दिया गया है मेटल का यानी कि आयरन का, वो ज्यादा इंक्रीज कर रहा है वाटर के टेम्परेचर की निस्बत। आप देख सकते हैं ये 25 से दोनों स्टार्ट हुए, वाटर 30 तक गया जबकि आयरन 65 तक गया, टाइम सेम था। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है आयरन का टेम्परेचर। इस वजह से आयरन ज्यादा जल्दी हीट अप हो जाएगा मेटल की निस्बत। उसके बाद क्या कहा गया है,
Which do you think will cool more slowly, water or iron? Elaborate your answer. कि आप क्या समझते हैं कि इन दोनों में से, वाटर और आयरन में से कौन ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा? आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ साथ ये ज्यादा जल्दी हीट अप हो गया था। पहले वाटर की बात करें तो वाटर 25 से 30 डिग्री तक गया है 60 मिनट्स में, यानी कि हर मिनट में 5 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज आया है। हर मिनट में नहीं, टोटल टाइम में, टोटल जो हमें टाइम दिया गया था उसमें कितना इंक्रीज आया है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड का। और जब आयरन को हीट किया गया तो आयरन 25 से 65 तक गया है, यानी कि इसमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज आया है सेम टाइम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आयरन है वो ज्यादा जल्दी हीट अप हुआ वाटर की निस्बत। अब वाटर जो है रेजिस्ट करता है टेम्परेचर चेंजेस को आयरन की निस्बत वाटर जो है वो टेम्परेचर को रेजिस्ट करता है। इट विल कूल डाउन मोर स्लोली देन आयरन व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम द हीट सोर्स। तो जो आयरन की, वाटर की बात की जा रही है कि वाटर रेजिस्ट टेम्परेचर चेंजेस मोर देन आयरन, इट विल कूल डाउन मोर स्लोली देन आयरन व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम द हीट सोर्स। अब सिंपल सी आपने इतनी भी बात याद रखनी है, या आप अपने वर्डिंग में लिख भी सकते हैं कि जो मटेरियल इस टेबल के मुताबिक ज्यादा जल्दी हीट अप हुआ है वो मटेरियल ज्यादा उतनी ही तेजी से कूल डाउन भी हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मैटर है ना, तो उस वजह से कि यहां पे आप देख सकते हैं कि वाटर की निस्बत जो आयरन है वो ज्यादा तेजी से हीट अप हुआ था, तो उतनी ही तेजी से वो कूल डाउन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? When you boil water in an iron pot on the stove, which heats up faster, the iron pot or the water? Provide a reason for your response. कि अगर एक आयरन पॉट है और उस आयरन पॉट के अंदर पानी है, और यानी कि आयरन का एक बर्तन है और उसमें आपने पानी डाल के बॉयल करने लगे हैं, तो ज्यादा तेजी से आयरन हीट अप होगा या वाटर? आयरन रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू रेज इट्स टेम्परेचर कंपेयर टू वाटर। आयरन जो है लेस एनर्जी उसको चाहिए होती है टेम्परेचर राइज करने के लिए वाटर की निस्बत। द प्रोवाइडेड डाटा शोड आयरन हीटिंग अप 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन 60 मिनट्स। डाटा क्या शो कर रहा है कि आयरन हीट अप करता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक 60 मिनट्स में, जबकि सेम टाइम में जो वाटर में चेंज आ रहा है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड का है। 65 माइनस 25 40 आयरन में, और 30 माइनस 25 5 किस में? वाटर में, सेम टाइम में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयरन पॉट है वो ज्यादा तेजी से हीट अप होगा वाटर की निस्बत। तो यहां तक हमारे आज के इस चैप्टर के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन या कोई भी लेक्चर देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप हमारे दोनों चैनल्स देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। थैंक यू।